नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 64th बीपीएससी के टॉपर रहे एक कैंडिडेट के आंसर शीट का। जीएस पेपर 2 का आंसर शीट है। इन्होंने जीएस पेपर 2 में 64th बीपीएससी में 172 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और यहाँ पर इनको 161 मार्क्स मिले थे। तो जो इवेलुएटर हैं उनका ये रिमार्क्स है फाइनल इनके आंसर शीट पे। गुड आंसर स्ट्रक्चर, हेडिंग, कंटेंट इन पॉइंट वाइज फॉर्म, फॉलो सेम स्ट्रक्चर, ऑल द बेस्ट। मीन्स ये एक तरह से सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं जो भी एवोल्यूटर हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे आंसर राइटिंग की है और क्या कमियां रही हैं, क्या रिमार्क्स हैं इनके। क्वेश्चन वाइज चेक करते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इसमें क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, एक्सप्लेन वाई बिहार गवर्नमेंट इज अनेबल टू चेक इट इफेक्टिवली इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स एफर्ट्स। ये क्वेश्चन है जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है। इन्होंने इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार शुरू किया, इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैज़ बीन ए मेजर चैलेंज बिफोर इंडिया एज वेल एज बिफोर द स्टेट बिहार। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन में बस इतना लिखा है, इसको थोड़ा सा ऐड किया जा सकता था यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। आगे मेन कॉजेज बिहाइंड क्राइम अगेंस्ट वीमेन आगे इन्होंने डिस्कस किया है। रीजन्स क्या है, रूट्स ऑफ पैट्रियार्की, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, इंक्रीज्ड मटेरियलिज्म, डाउनग्रेडिंग मोरल वैल्यूज इन सोसाइटी, लैक ऑफ एजुकेशन, इनसेंसिटिवनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, and administrative system towards the apathy of women, incapacity of law agency to punish the criminals on time। ये जो वर्डिंग है थोड़ा सा एक्सट्रीम जैसा है, जैसे इनकैपेसिटी ऑफ लॉ एजेंसी, जुडिशियरी के बारे में बिल्कुल वैसे लिखना शायद उतना उचित ना हो। ये लिखा जा सकता है कि इसमें कमी है, खामियां है, डिफिशियंसी के टर्म में इसको यूज किया जा सकता है कि जितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होना चाहिए लॉ उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है और इसमें इस वजह से ये क्राइम जो है वीमेन के अगेंस्ट बढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑल्सो इन्हेंस द रेट ऑफ क्राइम बिकॉज लॉट ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स इज अवेलेबल देयर बाय विच क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट वाइज इन्होंने रीजन काउंट कराए हैं। अनदर रीजन अगेंस्ट अनदर रीजन, ये यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल इशूज हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि वीमेन जो उनके अगेंस्ट में क्राइम होता है उसको रिपोर्ट नहीं करती आगे आकर, ये भी एक रीजन है। ठीक है। Women provided competition to men in every field of work, which creates a sense of freedom in them, which is not liked by their so-called masculine society। ये सब एजुकेशन और कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी का ही अंतर्गत आएंगे। अब आगे है इनिशिएटिव्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट टू स्टॉप द क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। लिकर बैन को इन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। इनके हिसाब से लिकर वाज द बिगेस्ट होगा यहाँ पे, द बिगेस्ट कॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन बिहार। जहाँ तक हो सके आप लोगों को ग्रामेटिकली चीज़ों को चेक करना होगा सो डैट उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ जो इवेलुएटर होते हैं, जो आंसर शीट को जांच करने वाले होते हैं, वो काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं ग्रामर को लेके, तो वो उस हिसाब से
उनका जो एवोल्यूशन होता है अफेक्ट होता है। इस बात का ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके ग्रामर ठीक रखें। इसके बाद अ रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू वुमेन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स विच हेल्प्स टू मेक देम एम्पावर्ड। ये तो है ही, आपको पता है 33% है, ये मेंशन है यहाँ पे। मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन रिलेटेड केसेस। जो महिला संबंधी इशू हैं उनको, उनके प्रति जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ऐसा इन्होंने लिखा है। वर्क ऑन वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर शुड बी स्टार्टेड, इज ऑलरेडी स्टार्टेड। Despite having innumerable measures, crime against not stopped completely. Yes, due to education and empowerment। तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, रीजन दिया है, उसके बाद अब ये कंक्लूजन की तरफ इनका आंसर है। ये मल्टी pronged strategy is required to curb this menace since childhood from the school and home itself boys need to be taught the moral values they should be। तो ये इनका इधर कंक्लूजन हो जाएगा। इसमें इनको 24 मार्क्स मिले थे और ऐसा बोला गया था कि ये आपका कंटेंट गुड है, गुड एनालिसिस, गुड आंसर, 24 मार्क्स। और इसमें इनको सजेशन मिला है इंक्लूड इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स ऑन इन इंट्रोडक्शन। देखिए मैं ये बोल रहा था कि इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा एडिशन की ज़रूरत थी और इस प्रकार से इनका आंसर जो था बेहतर हो सकता था। अब अगला जो क्वेश्चन है जिसको इन्होंने अटेम्प्ट किया है वो है द कंसेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नेंस हैज़ बीन स्ट्रेंथेन्ड इन रिसेंट ईयर्स considering the statement analyze its various रीजन। यहाँ रीजन क्वेश्चन में क्षेत्र वाला रीजन आ गया है, कारण वाला रीजन है, होना चाहिए। यहाँ इनका इंट्रोडक्शन है इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। और ये कंटिन्यू है इवन यहाँ तक इंट्रोडक्शन। क्या होता है अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल हेड ऑफ द इंडियन एक्सिक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर, ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, ही सिलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, फॉर्म्स हिज कैबिनेट, एलोकेट्स देयर वर्क एंड मॉनिटर्स देयर परफॉर्मेंस। सो लिटिल बिट ग्रामर इशू यहाँ पे लग रहा है, ऐसा छोटा मोटा ये है, लेकिन अदरवाइज अच्छा इंट्रोडक्शन है ये। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। प्राइम मिनिस्टर के बारे में अर्लियर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, अर्लियर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, द पोजीशन ऑफ पीएम विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉल्ड प्राइमस। देखिए ये वर्ड जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइम अमॉन्ग द इक्वल, he is called as keystone of the cabinet arc. If prime minister dies or resigns, entire council of ministers will get automatically डिजॉल्व्ड। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होना चाहिए, मिनिस्ट्री डिजॉल्व हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ पीएम वाज स्टार्ट रिटेटिंग ड्यूरिंग 90s द फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामर यहाँ पे ग्रामर का इशू है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ पीएम वाज स्टार्टेड डिटेरिएटिंग during 90s the phase of coalition politics। आगे
during the 16th Lok Sabha election, again Prime Minister position strength after the result, which make Mr. Narendra Modi as Prime Minister, now PM became powerful source of governance again. अच्छा है ये। तो यहाँ पे एक तरह से रीजन बताया गया कि कोलिशन की गवर्नमेंट बनती थी, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर का बीच में जो स्ट्रेंथ था थोड़ा डिटेरिएट हुआ था, और अगेन जब स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी मिला तो फिर से वापस स्ट्रेंथ इस पोस्ट की पोर्टफोलियो की बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन स्ट्रेंथ द कंसेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट इन इंडिया अगेन। जाहिर तौर पे इंडिविजुअली भी अफेक्ट करता है, किसी भी पोस्ट का, किसी भी पोर्टफोलियो का जो मर्यादा है इंडिविजुअल से भी होता है, तो उन्होंने ये इसमें इंक्लूड किया है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है वो है, राज्यसभा हैज़ फ्लेड ए काउंटर बैलेंस फॉर लोकसभा इन दिस फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, इट इज constitutionally expected role from Rajya Sabha. Consider the rationales of this statement. ये जो राज्यसभा की संतुलनकारी भूमिका है लोकसभा के साथ, उसके बारे में ये इसके औचित्य पर प्रश्न कर रहे हैं कि आप इसके औचित्य पर विचार करें। अब विचार करने में दोनों चीज़, प्रोज एंड कॉन्स दोनों शामिल होंगे। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ इंट्रोडक्शन इन्होंने शुरू किया है, और यहाँ से यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा दिया है। वेरी नाइस, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट इनको रिमार्क्स इसमें मिला है। तो राज्यसभा इज रिवाइजिंग हाउस और डायट्री हाउस ओवर द लोकसभा। ये आपको पता ही है, अपर हाउस भी बोला जाता है। तो इसमें जो भी स्पेशलाइज्ड विद्वान किसी पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं वो भी होते हैं, और कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तो डायट्री हाउस इसको बोला जाता है, और दूसरा ये एक तरह से रिवाइजिंग हाउस भी है। कोई अगर छोटी मोटी खामियां रह जाए उधर, तो उनके बारे में ये रीओपाइन करते हैं, अपना विचार रखते हैं, और एक सुधार की गुंजाइश भी होती है किसी बिल में अगर प्रस्तुत होता है, लोकसभा से पास होकर भी आ जाए तो। इसमें इनको 21 मार्क्स मिले हैं, और इन्होंने इसको जो लास्ट में कंक्लूड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच ए वे दैट इट वर्क्स एज ए रिवाइजरी हाउस ओवर द लोकसभा. इट इज द ड्यूटी ऑफ द राज्यसभा टू चेक that any such bill cannot be passed through parliament which demolishes the federal character of the nation. तो एक तरह से इन्होंने कंक्लूड भी किया है। तो दोनों चीज़ों लेके थोड़ा सा इसमें क्या है कि क्रिटिसिज्म की कमी हो गई है। इन्होंने पॉजिटिव चीज़ों को इसमें अच्छे से एक्सप्रेस किया है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, क्या इससे नुकसान हो सकता है, क्या इसके फ़ायदों के साथ साथ नुकसान जो हैं उनके बारे में इनको थोड़ा मेंशन करना था। जैसा कि इन्होंने भी लिखा है यहाँ पे इवेलुएटर ने, मेंबरशिप इज परचेज सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। इसको भी जैसे इन्होंने जो क्रिटिसिज्म लिखा है, ये सब लिखा है कि मेंबरशिप को एक तरह से परचेज किया जा रहा है अपने व्यक्तित्व के द्वारा या अपने जो इन्फ्लुएंस के द्वारा। मेंबर्स बिहेव एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और मेंबर्स जो भी हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो भी अपने आप को एक
किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि जो मेन मकसद है राज्यसभा का, उससे कहीं ना कहीं वो टार्निश हो रहा है। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो लोकसभा में तो है ही, उसको बैलेंस करने के लिए ही तो राज्यसभा है। अगर उसमें भी उसी तरह से किया जाए तो फिर उसका बेनिफिट क्या रहेगा। तो ये इन्होंने इसमें 2 क्रिटिसिज्म को मेंशन किया है और बोला है कि आप इनको इंक्लूड कीजिए तो परफेक्ट हो जाएगा आंसर। एनीवे इनको 21 मार्क्स इसमें मिले हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन एमएसपी पे है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस द फार्मर्स आर फेसिंग इन गेटिंग दिस, डिस्कस इट स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार के संदर्भ में एमएसपी के बारे में पूछा गया है। बेसिकली तो इंट्रोडक्शन में एमएसपी क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें इनको 19 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 38। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हैं। और देखते हैं, एमएसपी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन farm prices. Basically MSP is a guaranteed price for their produce from the government. ठीक है, minimum support price are announced by the government at the beginning of the sowing season for certain crops on the basis of the recommendations of CP Commission for Agricultural Costs and Prices। ये फुल फॉर्म CACP का इन्होंने बताया है। तो इंट्रोडक्शन अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर टू सपोर्ट द फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल एंड टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी कैसे होता है इसके बारे में आगे, ठीक है। इसमें इन्होंने इनको बताया कि डिस्कस द फॉर्मूला A2 + FL, किस प्रकार से, किस फार्मूला से जो एमएसपी अपना डिसाइड होता है उसके बारे में अगर इसमें ऐड किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आंसर। आगे देखते हैं इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। अब जो मेन मूल है इसमें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार हैविंग लो लिटरेसी रेट leads to lesser awareness among farmers in regard of government plans and policies, forced farmers to sell their products produced to money lenders on low rates। शुरू में बेच देते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें इनको इंक्लूड करना चाहिए था। केवल अवेयरनेस की कमी और जो अनएजुकेशन तो है ही, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए सफिशिएंटली, अदरवाइज वो नष्ट हो जाएंगे तो वो उनको जल्दी में जिस कॉस्ट पे बिकता है बेच देते हैं समय से पहले ही। फार्मर्स इन बिहार मोस्टली हैव 2 और लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ये तो है ही, छोटी चोट हैं। ये एक समस्या है बिहार के संदर्भ में। और they said if you sell or produce to procurement agency, then we have to wait 3 to 4 months for money, but we need money early to clear out dues on which interest is increasing day by day। चूँकि वो कर्ज लेकर जिस एजेंसी से, जो महाजन है उनसे कर्ज लेके या प्राइवेटली किसी प्राइवेट बॉडी से जो कर्ज लेके और इन्वेस्ट करते हैं अपने एग्रीकल्चर में, उनको हरी होती है कि उनको जल्दी से जल्दी वो पे करें, अदरवाइज उसका इंटरेस्ट मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ता है। तो वो जिस रेट पे भी बिके बेच के अपना प्रोड्यूस को, और वो जो कर्ज है उसको चुकाने के जल्दी में होते हैं वो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट इट्स गोल
to as doubling the farmer income till 2022 AD, and for this its strategy has been finalized so that progress can be made on this front. Commenting on this, explain whether in your opinion it will be achieved or not. देखिए ये अपना ओपिनियन देने के लिए, जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें अपना ओपिनियन देने के लिए ये क्वेश्चन है। तो क्या क्या स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पहले तो ये लिखा है इसमें, स्टेप्स टू डबल इन फार्मर इनकम बाय 2022 was taken on the recommendation of Ashok Dalwai committee. By accepting a report of this committee, now Indian government is committed to double farmers income by 2022 so that they can live a life of prosperity and happiness. तो इसमें ये चीज़ तो बहुत अच्छा से मेंशन कर दिया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे आपका जहाँ ओपिनियन है वो वहाँ पर आपने इसको कैसे किया है ये देखने की बात है। क्या क्या स्टेप लिया गया है, अब आपका क्या इसमें सजेशन है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। सजेशंस टू अचीव द गोल, द कंट्री नीड टू इंक्रीज यूज ऑफ क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर्स, पावर सप्लाई टू फार्मर्स, ठीक है। एरिया अंडर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज टू इनहेंस इनकम। जाहिर तौर पे जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे रिटर्न नहीं मिलता है किसानों को, तो अगर उनका आय दोगुना करना है तो कुछ उस प्रकार के फसल लगाने होंगे जिनसे कि जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिससे उनका इनकम में एडिशन हो सके। एरिया अंडर इरिगेशन नीडेड टू बी नीड्स टू बी एक्सपेंडेड टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी। जो सिंचाई के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के अंतर्गत लाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये इनका सजेशन है, और जो एवोल्यूशन जिन्होंने किया है उनका भी सजेशन है। नीचे उन्होंने रिमार्क्स लिखा है कि फॉर प्रोग्रेस मेड सो फॉर इंक्लूड पॉइंट्स ऑन फाइंडिंग्स ऑफ दलवाई कमेटी फ्रॉम मॉडल आंसर। जो मॉडल आंसर होगा उसके हिसाब से इन्होंने इसमें दलवाई कमेटी के जो फाइंडिंग्स हैं इस फ्रंट पे जो प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में भी इंक्लूड करने के लिए बोला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे इन्होंने रिमार्क्स दिया है जो उन्होंने इवेलुएट किया है, गुड अप्रोच, और 18 मार्क्स मिले हैं। इंक्लूड इंट्रो, इसमें इन्होंने इंट्रो नहीं डाला। क्वेश्चन क्या है देखते हैं पहले। एग्रीकल्चर इज ए strength as well as weakness. It has huge potential to accelerate the growth of Bihar, but for this Bihar has to extract the industrial growth potential of agriculture sector. एग्रीकल्चर के बारे में है कि ये स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सट्रैक्ट किया जाए तो ये वरदान साबित हो सकता है, अदरवाइज छोटे छोटे जोत पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी में और प्रोडक्ट कम होगा तो वो वीकनेस हो जाएगा। इसके बारे में इनका क्वेश्चन है कि इस कथन पर विचार कीजिए कि कैसे कमज़ोर है और कैसे स्ट्रेंथ बन सकता है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करने से क्या फ़र्क होगा। अब एग्रीकल्चर एज ए स्ट्रेंथ पहले इन्होंने हेडिंग दे के दिया, लेकिन सबसे पहले अगर इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता कि कितने लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं बिहार के कृषि में, और कम लैंड होने के बाद भी इतने सारे लोग हैं और उसका प्रोडक्ट जो है उस अनुपात में, उस प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता तो ज़्यादा होता। जो 18 मार्क्स मिले आउट ऑफ 38 ये थोड़ा सा बढ़ जाते, इसमें एडिशन हो जाता। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना होगा वाइल ड्राफ्टिंग योर आंसर।
अब इसमें एग्रीकल्चर एज ए स्ट्रेंथ में क्या है, बिहार इज मेनली एन एग्रीकल्चरल स्टेट, ये तो सही बात है। अबाउट 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 42% इन जीडीपी ऑफ बिहार। 81% इन्वॉल्व है और 42% उसका योगदान है जीडीपी में। तो इसी से हम जो एफिशिएंसी है इस बिजनेस की, इस एक्टिविटी की, एग्रीकल्चर की, उसकी एफिशिएंसी को जांच सकते हैं कि 81% पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है और 42% ही जीडीपी का वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तो एग्रीकल्चर एज ए स्ट्रेंथ के तौर पे नहीं है, ये तो वीकनेस में आना चाहिए। तो ये जब चीज़ें हम हेडिंग और सब हेडिंग में डालते हैं तो ये हमको देखना होगा। एनीवे स्ट्रेंथ में है, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट नॉट ओनली इंडिया बट इन द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, जो मैदानी भाग, उपजाऊ मैदानी भाग अवेलेबल हैं बिहार को, उसके बारे में इन्होंने लिखा है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एग्रीकल्चर एज वीकनेस में क्या पॉइंट्स हैं? एग्रीकल्चर इन बिहार इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन मानसून ड्रेन, क्योंकि चैनलाइज प्रॉपर रिवर्स को नहीं किया जा रहा है। बाढ़ आते हैं, बाढ़ आके डिसास्टर करके फिर वापस चले जाते हैं, और फिर कुछ भाग में सूखा, कुछ भाग में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का होना, इस प्रकार से निगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो इसमें नेचुरल डिसास्टर को मेंशन करके सब हेडिंग में और ये सब पॉइंट्स लिखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, कुछ और भी उसमें इंक्लूड हो जाते पॉइंट्स। लैंड होल्डिंग इन बिहार इज वेरी स्मॉल, अबाउट 3/4 लैंड होल्डिंग्स इन लेस देन 1 हेक्टेयर। छोटे छोटे खेत हैं और आपको पता है कि एक यहाँ तो एक वहाँ, एक जगह चकबंदी की व्यवस्था नहीं की जा सकी है बिहार में, जिसकी वजह से जो कृषि की जो क्रिया है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आती हैं। अदरवाइज एक जगह ही सब, किसी का जिसका अपना ज़मीन हो, एक जगह हो, तो वो जो आसानी से कर पाएंगे, उसमें जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं मशीन की मदद ले सकेंगे और थ्रू आउट प्रोसेस उनके लिए आसान हो जाएगा। देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एडिक्वेट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब समस्याएं हैं। ठीक है, आगे एग्रीकल्चर ग्रोथ विल इंश्योर बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन फॉलोइंग विच। अब एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्री अगर लगा दिया जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये इसमें एग्रीकल्चर एडवांसमेंट विल प्रोवाइड एनफ फूड मटेरियल फॉर द पॉपुलेशन। We can earn foreign exchange by exporting food grains, fruits and other agriculture products। जाहिर तौर पे जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगेंगे तो जो प्रिजर्वेशन वगैरह हो पाएगा, पैकिंग हो पाएगी, प्रोसेसिंग हो पाएगी, तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसमें। इट विल क्रिएट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड हेल्प्स चेक द माइग्रेशन ऑफ स्टेट। जब जॉब की अवेलेबिलिटी होगी स्टेट में तो लोगों का माइग्रेशन भी कम हो जाएगा। इट विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसे इंश्योर होंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, इस बारे में बताया गया। अब रिमार्क्स यहाँ पे क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, सब्सिडी, लॉ पॉलिसीज, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, इन सारे चीज़ों को ऐड करना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कृषि की बात आती है। तो सबसे ऊपर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और सब्सिडाइज जो आइटम्स मिलते हैं, चाहे वो सीड्स हों, फर्टिलाइजर्स हों, वो किस प्रकार बेनिफिशियल हो सकते हैं, उसका भी मेंशन करना ज़रूरी है, स्पेशली एग्रीकल्चर में। लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया एग्रीकल्चर सेक्टर हैव नहीं होगा, यहाँ हैज होगा, एन इमेंस पोटेंशियल इन द
state, it alone can lead the state on the path of development if it developed accordingly. So agricultural development and advancement is must for the overall development of the state Bihar. अच्छा कंक्लूड किया है इन्होंने, और कुछ पॉइंट्स जो सजेशन में हैं उनको ऐड कर देते तो 24+ मार्क्स शायद जा सकते थे इसमें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, एक्सप्लेन दोज इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दिस पोटेंशियल इन रिसेंट टाइम्स along with it light on the technological barriers in the way of realization of this potential. Energy is essential input for economic development and improving the quality of life. It is assessed that Earth is blessed with enormous energy, both conventional and सोलर एनर्जी के बारे में फिर इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा है इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। India is among the leading countries having good direct sunlight throughout the year, which depends on India's geographical location. ये अच्छा लिखा है इन्होंने, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बहुत डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट ईयर मिलता है इंडिया को, और इसका बेनिफिट सोलर जो भी एनर्जी को हार्नेस करने में इस्तेमाल इसका हो सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन इनका जो इन्होंने एवोल्यूशन किया है उनका कहना है कि जोग्राफिकल लोकेशन तो नॉर्मल आपने लिख दिया, इसमें अगर एग्जैक्ट वर्ड लिखते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि अपना गुजरता है बिल्कुल देश के बीचों बीच, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता, तो ये इसमें ऐड हो सकता था। इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी विच इज अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर। It has an average of 250 to 300 clear sunny days। तो वो तो बात है ही, सनी डे होते हैं और थोरोली, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी पोटेंशियल, गवर्नमेंट का स्टेप है और इन्होंने इसमें गुड रिमार्क्स दिया है। गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं। अब बैरियर है इसके बाद, इसमें क्या सजेशन मिला है, एग्जेम्पशन ऑन कस्टम एक्साइज ड्यूटी, डेवलपमेंट ऑफ 60 सोलर सिटीज़, सोलर पंप पॉलिसी। तो ये सब कुछ इन्होंने सजेस्ट किया कि ये पॉइंट इसमें आपको ऐड करना चाहिए। जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स ने लिए हैं उसमें ये सब चीज़ें भी आप ऐड कीजिए, ये आपने नहीं किया है, ऐड करने से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है आंसर थोड़ा और। अब बैरियर्स इन इट्स ग्रोथ, क्या क्या बैरियर्स हैं। सोलर एनर्जी इज वेरी प्रोमिसिंग ऑप्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी, इट फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लैंड। देखिए इसमें लैंड की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, विस्तृत क्षेत्र में ये प्लांट लगते हैं, ये तो आपने देखा भी होगा। इसके अतिरिक्त इंस्टॉलेशन ऑफ चार्जेज आर हाई, कॉस्टली हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट सोलर एनर्जी, थोड़ा सा कम जानकारी है इसके बारे में लोगों को, अभी और ज़्यादा उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। इनएडिक्वेट फाइनेंशियल ऑप्शंस फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, इसमें सफिशिएंटली जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये कुछ जो बैरियर्स हैं उनके बारे में डिस्कस इन्होंने किया यहाँ पे, और आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से इनका आंसर वो पूरा हुआ, और उसमें कुछ सजेशन उन्होंने दिया था ऐड करने से और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में पूछा है डायरेक्ट कि व्हाट इज जीएम एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, व्हाई इट हैज़ बीन प्रोटेस्टेड इन इंडिया। भारत में इसका विरोध क्यों होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर द वंस हुज डीएनए इज मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड टेक्निक्स, देम इज टू इंट्रोड्यूस ए न्यू, ये और मोर देन वन traits may also be there to plant which plant or crop does not occur naturally in the species। एक ट्रेट नहीं, कुछ और भी ट्रेट, 2-3 ट्रेट भी हो सकता है कि उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है, और
थोड़ा सा इस चीज़ों के बारे में थोड़ा पार्टिकुलर रहना होगा तो और ज़्यादा हार्नेस कर सकते हैं हम मार्क्स को। 22 मार्क्स मिले हैं इसमें। ये जेनेटिकली modified crop or plant contains a gene or genes that have been artificially inserted। तो ये एक प्रकार से शुरू में इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है और जो भी सजेशन इनको मिला है, जो कुछ भी इनको एडिशन करने के लिए बोला गया, इन्होंने जाहिर तौर पे उसको किया होगा, तभी यहाँ 161 मार्क्स मिले हैं इनको और वहाँ फाइनली 172 मार्क्स मिले थे। तो एक तो यहाँ से इन्होंने सीख के वहाँ इम्प्लीमेंट किया है। तो हमें भी और जो भी हमारे कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो ये चीज़ एक तरह से एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ हमें सीखने को मिले तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, जो तरीका होता है आंसर राइटिंग का उसमें। आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। इन्होंने मेंशन किया है कि क्यों, क्या बेनिफिट्स है, जैसा कि प्रश्न में था। इसके बेनिफिट्स हैं, ये एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो किए जा सकते हैं, कम फर्टिलाइजर्स की नीड होती है, सेल्फ लाइफ प्लांट बढ़ जाता है और हायर यील्ड्स होता है। ये तो सबसे बड़ा चीज़ है, हायर यील्ड्स तो होता ही है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, पीड़क वगैरह के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होते हैं और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये देखते हैं। वाई प्रोटेस्टेड इन इंडिया? देयर इज ओनली वन जीएम क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड दैट इज बीटी कॉटन। इट गिव ट्रेमेंडस एडवांटेजेस to the farmers of Maharashtra, Gujarat, etc., where it is grown. Still, some people in India show their resistance against GM crops. Their concerns are GM crops will affect the environment adversely. Dependency will increase on biopharma companies. Poor farmers will be unable to avail their benefits. Pests will increase. The crops produced by it will be harmful in consumption। ये ऐसा मानना है और इसलिए इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी इसका जो एग्जैक्ट फाइनल जो इसके बारे में ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से कि ये रियली किसी को नुकसान करेगा, इसका प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन होगा वो हार्मफुल है या नहीं, इस वजह से भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सम कंसर्न्स रिगार्डिंग जीएम क्रॉप्स आर ओनली मिथ्स। देखिए कुछ मिथ्स भी हैं। देयर इज नो साइंटिफिक वैलिडिटी अगेंस्ट देम, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था। करेंटली जीएम क्रॉप्स आर यूज्ड इन 6 स्टेट्स इन इंडिया ड्यू टू द यूजेज ऑफ बीटी कॉटन। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हैज़ डबल्ड, कॉस्ट हैज़ रिड्यूस्ड ऑन पेस्टिसाइड्स एंड weedicides and the income of farmer is has also increased हो गया यहाँ। So it is necessary to settle the concerns of people regarding GM crops. Once we start using GM crops, it comes in habit. It has numerous merits. So people need to believe. People need to believe in its positive outcomes and start supporting their production in India for overall development। बहुत अच्छा इन्होंने किया। तो इस प्रकार से हमने देखा एक मोटे तौर पे कि जीएस पेपर 2 का ये आंसर शीट था एवेलुएटेड और इसमें इन्होंने 161 मार्क्स आउट ऑफ 300 अचीव किया था। फाइनल मार्क्स इनके 172 थे जो 64th पीपीएससी मेंस में इनको मिले हैं। तो उम्मीद है ये एक तरह से जो आंसर शीट है वो आपको आंसर राइटिंग ड्राफ्ट करने में कुछ मदद करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।